Hello guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes. In our previous class, we had dealt with the concept of expenditure and receipts, as well as we had understand the concept of capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts and revenue receipts, and we have dealt with their differences. Hope so it is clear to all of you. So in our today's class, we will be dealing with some basic accounting terminologies which you have heard most of the time, but might be in accounting you're not aware of that. So let's get started with the terminologies. कॉस्ट को हम लोग हिंदी में लागत कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एन आर्टिकल, ठीक है। मतलब कहने का कि किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिकल पे जो पूरा खर्चा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं उस प्रोडक्ट या उस आर्टिकल की कॉस्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको पेन का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। पेन का प्रोडक्शन करना है तो पेन में क्या क्या पेन बनाते हैं वह क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि उसके रिफिल का खर्चा आ सकता है, उसके बॉडी का खर्चा आ सकता है, ठीक है। उसके कैप का खर्चा अलग आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं पेन को प्रोड्यूस करते वक्त उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट, ठीक है। या सिंपल वर्ड्स में कहें तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, ठीक है। रॉ मटेरियल से जब हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये होप्स आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ICIMA ने दी है, दैट इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उनके अकॉर्डिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है समझते हैं। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to specified thing और activity, ठीक है। कॉस्ट ये एक अमाउंट है एक्सपेंडिचर का जो आपने खर्चा कर दिया है, ठीक है। इनकर्ड का मतलब चलिए एक एक लाइन से समझते हैं। जैसे कि कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक अमाउंट है एक्सपेंडिचर का जो आपने खर्चा कर दिया है। इनकर का मतलब होता है कर दिया, ठीक है। या तो आप कह सकते हो इसे पेड ऑफ कर दिया, ठीक है। और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। एट्रीब्यूटेबल का मतलब किस किस प्रोडक्ट या किस सर्विसेज से वो रिलेटेड है, या एट्रीब्यूटेबल का मतलब कह सकते हो रिलेटेड टू या चार्जेबल टू, कितना उस पर चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है कितना उस पर चार्ज लगा हुआ है या कितना उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होता है एट्रीब्यूटेबल का मतलब। टू स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी, यहाँ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी से मतलब है यहाँ पर आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है और एक्टिविटीज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी से मतलब। तो ये था कॉस्ट जो कि CIMA ने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने इस डेफिनेशन को दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया, एक्चुअल और नोशनल का मतलब, ठीक है। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको आउट ऑफ पॉकेट आप पे कर रहे हो, ठीक है। आपने किसी को पेमेंट किया, ठीक है, और वो रॉ मटेरियल आपने किसी को पेमेंट किया और वो रॉ मटेरियल बिजनेस में लगाया, बिजनेस में लाया और उसको बिजनेस का काम, बिजनेस की प्रोडक्शन करने लगा, ठीक है। तो वो होता है एक्चुअल खर्चा, मतलब जो आपके आउट ऑफ पॉकेट से पेमेंट कर रहे हो तो वो है एक्चुअल खर्चा। अब नोशनल खर्चा क्या होता है, देखिए कई ऐसे खर्चे होते हैं जो आप आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं कर रहे हो, बट रियलिटी में वो कॉस्ट जोड़ी जाती है या कॉस्ट कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल सुनो, तो उस खर्चे को कहते हैं हम लोग नोशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है। बिजनेस में ओनर ने अपनी बिल्डिंग यूज करने के लिए दे दी, ठीक है। बिजनेस में ओनर ने अपनी लैंड या अपनी बिल्डिंग यूज करने के लिए दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उससे तो पेमेंट कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का तो लैंड है ना, तो उसे क्यों पेमेंट, बिजनेस के ओनर की बिल्डिंग है ना, तो उसे तो कुछ पेमेंट करना नहीं होगा। तो अगर वही चीज अगर वो बिजनेस के ओनर की ना होती तब उसे पेमेंट करना होता, रेंट का पेमेंट, ठीक है। तो ये होते हैं नोशनल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट। मतलब अगर ऐसा
नहीं है, अगर होता तो उस पर इतना खर्चा लग जाता। ठीक है, तो ये होता है नोशनल का मतलब। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लोज। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट से वो नहीं जाता, आप आउट ऑफ पॉकेट से पेमेंट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि रेंट ऑफ ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हो ओन्ड बाय ओनर। ठीक है, रेंट ऑफ ओन्ड कैपिटल। एक मिनट, जरा कुछ गड़बड़ हो गया मेरे को लग रहा है। रेंट ऑफ ओन कैपिटल नहीं होगा ये, सॉरी। यहां पर आप काट करके लिख दीजिए इसको रेंट ऑफ ओन फैक्ट्री। ठीक है, रेंट ऑफ ओन फैक्ट्री। ठीक है, तो ये था रेंट ऑफ ओन फैक्ट्री ओन्ड बाय ओनर, आप कह सकते हो। वही मैंने बताया कि मतलब अगर बिल्डिंग मेरी नहीं है तो ये यही वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देते नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कभी मांग लिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ठीक है, तो इन केसेस हम उन सारे सारे कैपिटल तो हम लोग को बाहर से देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, बाहर से मांगना पड़ेगा तो उस पर ब्याज अलग से चार्ज होगा। तो ये था मेरा, उस खर्चे को कहते हैं नोशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब जो है नहीं, लेकिन जो है नहीं लेकिन रियलिटी में अगर होता तो इसका खर्चा या इतना, उसका इतना खर्चा होता। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ कॉस्ट, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्सेट्रा। ऑब्वियसली मशीन करो तो सबसे पहले मशीन के टाइम, मशीन के प्रोडक्शन करते वक्त आप देखोगे कि उसका कितना खर्चा लग रहा है, उसका परचेज प्राइस कितना है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है, फ्रेट चार्जेस कितना, वही जो मैंने पेन के केस में बताया या मशीनरी के केस में भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये था कॉस्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं वाउचर। ठीक है, in layman's language voucher is the evidence of business transactions। ठीक है, एक मिनट, लेकिन वाउचर समझने से पहले हम समझ लेते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट को मैंने डिफाइन नहीं किया है क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है जो कि हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में समझते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट आर रिटन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कहने का मतलब ये, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस की डिटेल रिकॉर्ड करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स, उस जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस की डिटेल रिकॉर्ड करते हैं या किसी एक डॉक्यूमेंट में हम कोई भी ट्रांजैक्शन की डिटेल रिकॉर्ड करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? कैश मेमो होता है, इनवॉइस होता है, रेसिप्ट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन तीनों को समझते हैं बेसिकली है क्या ये। कैश मेमो क्या होता है? गुड सेल एज, जब हम गुड सेल करते हैं कैश पे तो सेलर हमको कैश मेमो देता है। ठीक है, तो वो होता है कैश मेमो। इनवॉइस, जब हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर तो वो ऑब्वियसली बात है, उसे इनवॉइस कहते हैं। ठीक है, रेसिप्ट, जब हम कैश या चेक रिसीव होता है, जब हमको कैश या चेक रिसीव होता है तो हमको रेसिप्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये था सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब वाउचर क्या होता है? वाउचर एक प्रूफ होता है जिसके बेसिस पर सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहा वाउचर इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या है वाउचर? एक प्रूफ है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया उसका एक प्रूफ है कि किस दिन कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर। अब डेफिनेशन की बेसिस पर समझते हैं क्या है। इट इज अ डॉक्यूमेंट which provides authorization to pay and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of accounts। ठीक है, वही बता दिया, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, which provide authorization to pay and on the basis of, और उस बेसिस पर हम लोग सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चलता है कि सबसे पहले हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, फिर वाउचर होता है, फिर जर्नल एंट्रीज क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर, जब हम लोग इसको डिटेल में चैप्टर के बेसिस पर जाएंगे तब हम लोग समझेंगे ये क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है एंट्री। एंट्री क्या होता है? ये गेट वाली एंट्री नहीं है। एंट्री अकाउंट्स में एंट्री का मतलब होता है कि व्हेन द ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? व्हेन द ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं तो उसे हम एंट्री बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में था ये, में ज्यादा डिटेलिंग में से समझना नहीं, ज्यादा डिटेलिंग में समझने के लिए जर्नल एंट्रीज पर जब हम बात करेंगे तब हम लोग समझेंगे और सारी डिटेल्स इसके बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं छूट देना। ठीक है, या इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो इट इज अ रिबेट
ऑब्लिक कंसेशन ऑब्लिक अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग ऑब्वियसली हर चीज में डिस्काउंट मांगते हैं। ठीक है, शर्ट खरीदने का है तो डिस्काउंट, बुक्स लिया तो डिस्काउंट, हमको हर प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, वो भी कब, जब आप बल्क में कोई भी चीज परचेज करते हो। ठीक है, अब गिवन बाय द, ये किसके द्वारा दिया गया रहता है, सेलर के द्वारा। तो सेलर के लिए द्वारा दिया गया रहता है, तो ये सेलर के लिए क्या हो गया, सेलर के द्वारा दिया गया रहता है, तो ये सेलर के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, सेलर के लिए एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस के लिए, बायर के लिए क्या हो गया, बायर के लिए इनकम हो गया। ठीक है, ऑफिस की बात, उसको डिस्काउंट मिला तो कुछ छूट हो गया। ठीक है, तो वो बायर के लिए इनकम बन गया और सेलर के लिए खर्चा हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके पॉकेट से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है, खर्चा कर दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है, अब अकाउंट्स में जो डिस्काउंट होता है वो दो तरह का होता है। एन अकाउंट इन डिस्काउंट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द लिस्टेड प्राइस गुड्स। ठीक है, ये डिस्काउंट हम लोग कब अलाउ करते हैं, ये डिस्काउंट हम अलाउ किया जाता है मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर को एक फिक्स परसेंटेज पर और एक लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स पर। लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स का मतलब आप कह सकते हो कि एमआरपी प्राइस पर, मतलब जो रिटेल प्राइस है, एमआरपी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एमआरपी पर। ठीक है, तो उस गुड्स पर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट चढ़ाते हैं। ठीक है, इट इज अलाउड व्हेन द गुड्स आर परचेज इन द बल्क और इन लार्ज क्वांटिटीज। एक मिनट, इस डेफिनेशन में जाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने कि सपोज करिए कि आप दुकान में गए, आपने एक पेन परचेज किया। ठीक है, एक पेन परचेज किया तो एक पेन का जो प्राइस था वो था 5 रुपीज। ठीक है, अब आप दूसरे दिन गए तो आपने 10 पेन परचेज किए। ठीक है, 10 पेन परचेज किए। ठीक है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जब आप पहले दिन गए तो आपने एक पेन परचेज किया और एक पेन की जो प्राइस थी वो थी 6 रुपीज। ठीक है, 6 रुपीज पेन की प्राइस थी। फिर आप अगले दिन गए, आपने कहा 10 पेन्स मुझे चाहिए, तो 10 पेन्स की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 60 रुपीज होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है, एक पेन की 6 तो 10 पेन की 60। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब दुकानदार कह रहा है कि नहीं सर, अब हम आपको डिस्काउंट में देंगे, मतलब 60 रुपए का पेन न ले जाकर आप 55 में ले जाइए। ठीक है, 55 में ले जाइए पेन। तो यानी कि क्या किया, जब मैं एक पेन ले रहा था तो 6 रुपए में मिला, 10 पेन लिया तो मैंने बल्क में ले लिया। ठीक है, तो बल्क पे लेने से मेरे को डिस्काउंट मिल गया और उस डिस्काउंट को कहते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। तो यही कहा है कि इट इज अलाउड व्हेन द गुड्स आर परचेज इन बल्क और इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, अब सिर्फ ये क्या, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ बल्क पर ही परचेज करने से होता नहीं, और एक रीजन है इसका, इसका रीजन है नेगोशिएशन भी है। ठीक है, नेगोशिएशन भी है। ठीक है, मतलब बार्गेनिंग करना, तो उससे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रेड डिस्काउंट दो चीज पर होता है, एक बल्क पर होता है, एक नेगोशिएशन पर होता है। ठीक है, तो ये था ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया सेल ऑफ पेन्स, पेन्स का एग्जाम्पल मैंने समझाया। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को, एक मिनट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि वो आपके, एक मिनट, ट्रेड डिस्काउंट, हाँ देखो कह रहा था मैं, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो बिल के अंदर ही, इनवॉइस में ही इसे घटा दिया जाता है। ठीक है, बिल के अंदर ही इसे इनवॉइस में ही घटा दिया जाता है, तो इसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड एट रुपीज 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि गुड्स का 10,000, उसको मैंने 10% डिस्काउंट पे बेचा। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको नेट अमाउंट आपको 10,000 दे के रखा हुआ क्वेश्चन में, लेस अगर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट करते हो, ठीक है 10% ट्रेड डिस्काउंट करते हो,
तो 10,000 का 10% 1,000, तो यानी कि ये नेट अमाउंट कितना आ गया, जब आप माइनस कर दोगे तो 9,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन। अभी इस पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग जनरल एंट्रीज पर इसको कैलकुलेट करना और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग बल्क में या फिर नेगोशिएट करके डिस्काउंट करवाते थे, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपका ये है, एक मिनट, ये मान लीजिए शर्ट है। ठीक है, ये शर्ट है, आप मेरे दुकान पर आए। ठीक है, मैंने शर्ट की प्राइस रखी थी 2,000 रुपीज। ठीक है, मैंने इस शर्ट की प्राइस रखी थी 2,000 रुपीज। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे ये शर्ट बेचना है। ठीक है, अब आप आए, ठीक है, 1200 में मैंने ये शर्ट आपको सेल कर दी। ठीक है, 1200 में मैंने आपको ये शर्ट सेल कर दी। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, जब मैंने आपसे पैसा मांगा तो आपने कहा कि सर अभी हम आपको नहीं पैसा दे पाएंगे, हम आपको 2 मंथ्स के बाद पैसा देंगे। ठीक है, अभी हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, हम आपको 2 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब एक दिन हमारा और बिजनेसमैन, कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच, मेरे और कस्टमर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि 2 मंथ्स के बाद सर हम आपको पेमेंट कर पाएंगे। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, अचानक मेरे को पैसे की नीड होने लगी। ठीक है, अचानक मेरे को पैसे की नीड होने लगी, तो अब मैं क्या करूंगा? एग्रीमेंट हुआ तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सीधे मैं ये करूंगा कि मैंने ऑफर निकाल दिया। ठीक है, ऑफर निकाल दिया। क्या निकाला मैंने ऑफर? कि अगर 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के अंदर आप मुझे पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो मैं आपको 100 रुपये और डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि ये जो 1200 है वो आपको 100 रुपये और डिस्काउंट हो जाएगा, तो यानी 1100। तो ये होता है कैश डिस्काउंट, मतलब तुरंत का तुरंत पेमेंट करना। ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट is allowed by the seller to the customer for making prompt or early payment, मतलब immediate payment पे करना। ठीक है, cash discount is allowed at the time of making payment, so the entry for cash discount is recorded in the along with the entry for the payment। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कैश ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन कैश डिस्काउंट में हम लोग कैश की एंट्री करते हैं, क्योंकि हम लोग पेमेंट करवाते हैं कैश में और अमाउंट को सेटल ऑफ करते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही सब चीज है। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे है। सपोज दैट राम अलाउज 2% कैश डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर्स इफ द पेमेंट रिसीव विद इन 15 डेज। ठीक है, वही कह रहा है कि मतलब अगर 15 दिन में पेमेंट हो जाता है तो राम 2% डिस्काउंट अलग से कर देगा, टू राम 2% डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दे देगा। वही मैंने पुराने एग्जांपल को लिया है कि मान लीजिए नेट अमाउंट था 10,000, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। नेट अमाउंट लिया है 10,000, लेस 10% डिस्काउंट कर दिया तो मेरा आया था 9,000। अब 9,000 पे मैंने कैश पर 2% कैश डिस्काउंट चढ़ाया तो ये हो गया 180, और एक्चुअल अमाउंट मैंने 8,820 का अमाउंट आ गया आपका कैश पेमेंट। ठीक है, तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट कैश डिस्काउंट का। होप तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। ठीक है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल कुछ और अपने आगे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आगे की टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।